आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज बुधवार का दिन है, 29 अक्टूबर आज की तारीख, और अभी से लेकर 10 बजे तक हम हैं आपका साथ देने के लिए। मैं हूं रत्ना, आपका साथ देने आई हूं। और जैसे कि हम जानते हैं, बुधवार का दिन हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर, और आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। तो आज का ये कार्यक्रम हम इसी पर आधारित रखेंगे और वर्ल्ड स्ट्रोक डे के विषय में हम बहुत सी ऐसी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, आज के तनाव भरे जीवन में ये समस्या बहुत ही तेज़ी से घर कर रही है, और हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रोक को लेकर परेशान हैं, और साथ ही साथ घर परिवार में भी कई सारे ऐसे सदस्य हैं जिनको कभी स्ट्रोक आने की संभावना भी होती है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, उसके लक्षणों को जानना, उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हमने इस कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि हम सर्वप्रथम जानेंगे कि जब स्ट्रोक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके मेडिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, और दूसरे विभाग में हम जानेंगे कि योग के द्वारा हम ऐसी समस्या के साथ कैसे टैकल कर सकते हैं, स्ट्रोक आने से पूर्व या स्ट्रोक आने के बाद इसे हमारे जीवन शैली में हम योग का किस प्रकार से इसकी भूमिका हमारे जीवन पर प्रभावित करती है, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज के हमारे मेहमानों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन रामधनी जी, जो कि कार्डियक सेंटर पॉम्प्लेमूस से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और साथ ही साथ इश्मित, जो अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस से उपस्थित हुई हैं। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सब। और आज हम विश्व स्ट्रोक डे के पर बात करेंगे, तो हम सर्वप्रथम डॉक्टर सचिन से ये ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर जी कि विश्व स्ट्रोक डे क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो हम आज चर्चा करेंगे स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक एक बहुत बड़ा कॉमन डिजीज़ है, और उसको हम क्यों मनाया जाता है। हर साल 29 अक्टूबर को उसका डे पड़ता है। हाँ जी। तो आज का थीम है इस साल का एवरी मिनट काउंट। एवरी मिनट काउंट यानी कि ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकता है, तो ज़रूरी है कि हम उसके लक्षणों को पहचानें सही समय पर। तो हम जागरूकता बढ़ाएंगे, उस गंभीरता के बारे में लोग को पता होना चाहिए क्योंकि वो एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तो स्ट्रोक के बारे में जानकारी सभी को होना चाहिए, क्योंकि वो टाइमली इंटरवेंशन कर सकते हैं। और डॉक्टर जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे, स्ट्रोक होने के लिए मतलब क्या कोई सर्टेन एज में ही आपको ये हो सकता है, या कि किसी भी उम्र में किसी भी पहले लोगों को हम देखते थे कि अबव द एज ऑफ 65 बहुत लोगों को स्ट्रोक से पीड़ित होते थे। अभी हम देखते हैं हमारे युवा भी स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं, क्योंकि आज के जीवन शैली बदलते हैं, स्ट्रेस आ जाते हैं, नई बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो रही है, तो नई युवा भी इससे पीड़ित हो रहे हैं। ओके। और जैसे स्ट्रोक के आम लक्षणों को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है? तो मैं एक सिंपल वर्ड कहूँगा आप दर्शकों को, आप उसको ध्यान में रखें। बी फास्ट। बी यानी कि बैलेंस। तो आप जैसे आपके कदम ऐसे डगमगा रहे हैं, या आपका कोऑर्डिनेशन ऐसे अच्छी तरह से नहीं हो रहा, आपको चलने में दिक्कत हो रही है जी। तो ई फॉर आई, जैसे आपको देखने में धुंधलाहट हो रही है। ओके। तो ये अचानक से होते हैं। ओके। ये लक्षणों। और फर्स्ट फेस में अचानक से टेढ़ापन आना। ए फॉर आर्म, जैसे वीकनेस, कमजोरी पड़ जाते हैं अचानक से। और टी फॉर टाइम, एस फॉर स्पीच, यानी कि बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। ओके। तो टी फॉर टाइम। ओके। टाइम सो आपको फास्ट यानी कि बहुत जल्दी एक्ट करना चाहिए।
तुरंत आपको अस्पताल जाना मतलब आपको वेट नहीं करना है। हाँ, तो आप अस्पताल जाए, वो अस्पताल जाए जहाँ के स्ट्रोक यूनिट पड़ते हैं। ओके। कहाँ जहाँ पर वो 24 आवर का सर्विस होता है, जहाँ सीटी स्कैन का सर्विस उपलब्ध होता है। ओके। तो ज़रूरी है कि आप किसी एरिया हेल्थ सेंटर में न जाए, डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में जाए और वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का कर सकते हैं वहाँ पर। जी, तो जैसे आपने बताया कि इन सारे लक्षणों को, बैलेंस अगर आपका डगमगा रहा है, आंखों में देखने में आपको तुरंत धुंधलापन आपको आ जा रहा है, बात करने में चेहरे पर कोई टेढ़ापन आपको महसूस हो रहा है, आपके हाथों में कोई भी झुंझलाहट और आपके बात करने का तरीका बदल रहा है, और साथ ही साथ आपको इस पर बहुत तुरंत आपको इसको रिएक्ट करना है, मतलब आपको तुरंत जाके ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो एक्शन आपको तुरंत लेना है। हाँ, क्योंकि हमारे ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स से भरे हुए हैं। बिल्कुल। और वो जब आपके, ये मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रोक क्या होता है। जी। स्ट्रोक होता है जी कि आपके ब्रेन में वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। अच्छा। तो अगर वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो वो न्यूरॉन्स वो ख़राब होंगे, डैमेज होंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमको ये तुरंत ही एक्शन लेना पड़ता है, किसी आप देर मत करना। हाँ। क्योंकि एवरी मिनट काउंट्स। तो जैसे मैं ऐसे आपके घर में आग लगती है। हाँ। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल तुरंत एक्शन लेना, तुरंत एक्शन करेंगे, क्योंकि ऐसे जब जल्दी एक्शन करेंगे तो नुकसान कम होगा। बिल्कुल सही। और जैसे डॉक्टर जी, इसके लिए जोखिम के फैक्टर्स कौन कौन से, मतलब रिस्क फैक्टर्स, किन लोगों को ये होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है? तो सबसे मुख्य रिस्क फैक्टर होते हैं हाइपरटेंशन। ओके। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ना जी, और डायबिटीज़ भी है, और कोलेस्टेरोल जो फैट होते हैं ब्लड में, कोलेस्टेरोल, हाई कोलेस्टेरोल, और जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बहुत बैठकर अपना आपका जीवन निकालते हैं, उन लोगों और वो मोटापा से, ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं। ओके। वो लोग ज़्यादा रिस्क है। और जो लोग हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, जो ये हमारे रिथम इरेगुलर होते हैं जी, तो इन लोगों को ये क्लॉट फॉर्मेशन का संभावना होता है। ओके। तो जब वो क्लॉट किसी हमारे ब्रेन के भाग में जाता है तो वो ओक्लूजन हो जाता है और ब्लड सप्लाई बंद हो सकता है। ओके। और डॉक्टर जी, हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर किसी को ये सारी चीज़ें नहीं है, तभी क्या स्ट्रोक होने की संभावना रहती है? हाँ, अगर वो कोई, हम स्ट्रोक के बारे में बताते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक है इस्केमिक स्ट्रोक, जो वो हमारे खून के नसें वो क्लॉट के द्वारा बंद हो जाते हैं। और वो दूसरा प्रकार है हेमोरेजिक स्ट्रोक। दो हेमोरेजिक स्ट्रोक तो क्या होता है, जो हमारे नसें हैं वो फट जाता है। तो ऐसे कई लोगों का होता है कि वो एन्यूरिज्म से पीड़ित होते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो वो एन्यूरिज्म क्या होता है, वो खून के नसें वो गुब्बारे की तरह ऐसे फूल जाता है और फट जाता है। तो ऐसे ही वो खून हमारे ब्रेन में फैला जाता है। तो ऐसे स्ट्रोक होता है, अचानक से भी हो सकता है। अचानक से भी हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई सिम्टम हो, ऑल ऑफ अ सडन भी आप बैठे बैठे आपको स्ट्रोक होने की संभावना हो सकती है। और क्या तनाव भी इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाता है डॉक्टर जी? यानी तनाव अगर किसी का बढ़ता है, क्योंकि आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सभी ओर है, चाहे फिर वो काम में ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें डेडलाइंस कंप्लीट करनी होती है, बहुत सारा काम, बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो क्या इसकी वजह से भी स्ट्रोक आने की संभावना हो सकती है? हाँ, क्योंकि तनाव से, स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है और वो बीपी बढ़ने से स्ट्रोक हो सकता है। तो मैं लक्षणों के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स को कई कबार मुझसे कहते हैं, डॉक्टर जी मुझको एक ऐसे हाथ में ऐसे झुंझुनाहट हुई थी और वीकनेस हुई थी, लेकिन वो थम गया। वो ऐसे ही कुछ घंटे थे और ये मिनी स्ट्रोक से जाने जाते हैं। मिनी स्ट्रोक ये क्या होता है, ये मेडिकल टर्म में उसको TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो ये एक वार्निंग होता है कि इस पेशेंट को स्ट्रोक होने का संभावना हो सकता है। तो
ज़रूरी है लोगों को पहचाना कि मिनी स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, और उसको अगर आप महसूस कर रहे हैं इन लक्षणों को, तो आप तुरंत अस्पताल जाए, अपना बीपी चेक करें, अपना डायबिटीज़ चेक करें, कोलेस्टेरॉल चेक करें, तो इसका नियंत्रण से वो इलाज कर सकते हैं। और क्या डॉक्टर जी स्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है? बहुत से लोग स्ट्रोक से अपना जान भी खो देते हैं, क्योंकि जब हम आज कल बात करेंगे तो पहली पोजीशन में आते हैं हार्ट अटैक, जो डेफ होते हैं, और सेकंड और तीसरी पोजीशन मॉरिशस में और विश्व में वो मौत के कारण होते हैं, स्ट्रोक। तो अगर वो स्ट्रोक पेशेंट वो जान खो देते हैं तो वो एक डिसेबिलिटी का कोज भी हो सकता है। और अगर स्ट्रोक को सही समय पर पहचाना जाए तो क्या उसका सही मतलब तरीके से अगर उसको इलाज मिलता है तो वो क्या ट्रीटेबल है, क्योरेबल है? ऑफ कोर्स, जब आप जैसे हमने बताया था, अगर आपके घर में आग लगी है, जितनी जल्दी हो सके आप आग बुझाएंगे तो डैमेज कम होगा, नुकसान कम होगा। तो अगर आपके ब्रेन में फायर लगी है तो आप जितनी जल्दी हो सके 5 मिनट में 15 मिनट में आप जितने जल्दी हो सके आप इलाज शुरू करें तो वो डैमेज कम ही होगा। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे सब बोलने में, चलने में, सब बॉडीली फंक्शन वो ब्रेन कंट्रोल करती है। बिल्कुल सही। तो उस भाग से जो डैमेज होते हैं वो होगा, जो हम लक्षण जो प्रेजेंट होंगे, तो जो ब्रेन के हिस्से हैं वो लक्षण वो प्रभावित होंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर जी मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हुआ, माइनर स्ट्रोक आप बोल रहे हैं, तो क्या उनकी जीवन शैली पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है? मतलब माइनर स्ट्रोक होने के बाद आपने जैसे बताया कि एक महिला बता रही थी कि उनको झुंझुनापन आ रहा है हाथ में, पर वो थोड़ी देर के बाद रुक गया, तो ये एक लक्षण है मिनी अटैक या मिनी स्ट्रोक का होने का। तो क्या इसके बाद उनकी जीवन शैली पर उसका कोई असर होता है? जीवन शैली तो उन लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि ये सिम्टम्स दोबारा ना आए। दोबारा ना आए और क्या करें उस ताकि ये सिम्टम दोबारा ना आए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं, तो देखते हैं कि ये, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं जो हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं, उनको कोई बीमारी भी नहीं है। तो जैसे हम पता चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे तो देखते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई थे, क्योंकि ये बीमारी साइलेंट किलर होती है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ साइलेंट किलर होती है। तो ये बिना लक्षणों के आते हैं और जब लोगों को पता चलता है तो देर हो जाते हैं, तो एंड टारगेट ऑर्गन डैमेज हो जाता है। सही बात है। तो डॉक्टर जी मतलब स्ट्रोक से बचने के लिए मान लीजिए हमारे फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है कि हमारे फैमिली में किसी को ऐसा स्ट्रोक आया था, तो क्या ये जेनेटिकली भी हो सकता है कि मान लीजिए आने वाली जनरेशन में किसी ना किसी को होने की संभावना बढ़ सकती है? ज़रूर, जैसे हार्ट अटैक जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, स्ट्रोक का भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। क्योंकि जैसे आपके फैमिली में स्ट्रोक है, वो आपके बुजुर्ग में किसी को हुआ है तो आपको हो सकता है। हो सकता है तो आपको वो प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि क्या करें जो हमको ये ना हो। और प्रिकॉशंस लेने में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए जीवन के लाइफस्टाइल? जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की थी, हाइपरटेंशन, तो अगर आप हाइपरटेंशन से पीड़ित है यानी कि ब्लड प्रेशर, तो आपको अपने सब दवाई लेने चाहिए टाइम पर। कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर जी मेरे बीपी बढ़ गए, हमने 2-3 टैबलेट लिए और फिर से नॉर्मल हो गए, तो वो दवाई बंद करती है, दूसरे दिन दवाई बंद करती है। बहुत से पेशेंट ऐसे करते हैं कि मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि ब्लड प्रेशर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। बिल्कुल ऐसे सर दर्द की बीमारी नहीं है जो एक गोली खा के, बिल्कुल जैसे पैरासीटामोल हम लोग जैसे लेते हैं, ठीक लगता है तो हम दवाई बंद कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक दवा आप एक गोली मिस कर गई और दूसरे दिन वो बीपी ने जंप मारकर
स्ट्रोक हो गया। ऐसे कई कभार आते हैं जो पेशेंट हमारे यहाँ जो हेमोरेजिक स्ट्रोक में आते हैं उसने बीपी का मेडिकेशन मिस किए हैं। ओके। और जैसे मान लीजिए कई सारे पेशेंट्स हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली आप दवाई ले रहे हो, बहुत टाइम से आप दवाई ले रहे हो और आपको लगता है कि आपका बीपी नॉर्मल है। कई बार इसके कारण वो लोग अपने आप डोजेज कम कर देते हैं या डोजेज बिल्कुल बंद कर देते हैं और कंटिन्यूसली वो लोग देखते हैं कि ओके बीपी नॉर्मल चल रहा है, बिना दवाई खाए उनका बीपी नॉर्मल चल रहा है। और फिर जैसे ऐसी कोई संभावना होती है तो कई बार डॉक्टर्स की सलाह लिए बिना भी पेशेंट लोग अपने आप 1 या 2 गोली ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर कोई एडवाइस दें डॉक्टर जी। हाँ, हम जब आपको ब्लड प्रेशर हाई होते हैं तो सिर्फ गोली से खाने से काम नहीं चलता है। सही बात। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो आप कम नमक खाइए और प्रोसेस फूड या फास्ट फूड से दूर रहिए। स्मोकिंग भी ना करें और शराब भी बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये सब फैक्टर्स वो बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है। बिल्कुल। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आप हर रोज़ एक्सरसाइज करना जी। 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीपी को स्टेबलाइज करता है। ये ना केवल बीपी वाले पेशेंट को, मैं समझती हूँ एक रेगुलर इंसान को जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, मैं समझती हूँ ये सभी के लिए है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है, ये सभी के लिए उतना ही ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप डॉक्टर जी? हाँ, एक्सरसाइज तो प्रिवेंशन है, तो सिर्फ ब्लड प्रेशर की नहीं, तो डायबिटीज़ का है और कोलेस्टेरॉल भी आपका लोअर हो जाएंगे जी। तो आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना और वो आप देखना कि आप प्रोसेस फूड और कम सॉल्ट खाना। तो ये सब फैक्टर्स आपके तो आप इनके द्वारा जैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे। डॉक्टर जी, मेरा एक और सवाल रहेगा कि क्या जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्या उनको भी स्ट्रोक होने की संभावनाएं हो सकती हैं? हाँ, हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको ब्लड प्रेशर का समस्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो अगर वो ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हाई होगा, वो अपनी दवाई नहीं ले रहा है, तो उनको भी स्ट्रोक लग सकता है। ओके। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर हम बात कर रहे हैं और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि व्यायाम करना भी उतना ही आवश्यक है। हमारे दूसरे पहलू में, दूसरे चरण में हम बात करेंगे इश्मित जी से, जो अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, और जानेंगे कि व्यायाम पहले करना या व्यायाम बाद में करना, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ता है। आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर मैं हूं रत्ना और आप सभी का साथ दे रहे हैं। इस वक्त एमबीसी के तीसरे चैनल पर आप इसे लाइव फॉलो कर पा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी आप इसे देख पा रहे हैं। तो चलिए एक बार आपको याद दिला दें, यही कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच। और इसी के साथ आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर। इश्मित के साथ आगे बढ़ने से पहले हम ज़रूर डॉक्टर जी से ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, डॉक्टर जी, वर्ल्ड स्ट्रोक डे का जो इलाज है, यानी वर्ल्ड स्ट्रोक डे का नहीं लेकिन स्ट्रोक का जो इलाज है, वो किस तरह से किया जाता है? और हमारे पेशेंट्स को, हमारे श्रोताओं को आप ये भी ज़रूर बताइए कि खाने पीने में उन्हें क्या सेवन करना चाहिए ताकि उनको अपने हेल्थ को लेकर कोई इश्यू ना हो। तो इलाज स्ट्रोक के बारे हम बात करेंगे, तो ज़रूरी जानना है कि वो कौन से तरह के स्ट्रोक पीड़ित हो रहे हैं, कि इस्केमिक या हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो ये सिटी स्कैन के द्वारा ये पता चलेगा और न्यूरोलॉजिस्ट जल्दी ही एक्शन लेंगे। अगर वो इस्केमिक स्ट्रोक है तो हम ऐसे बस्ट क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन देते हैं। ओके। वो जैसे ये क्लॉट वो डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा। तो इतनी जल्दी हो सके ये मेडिकेशन हम देते हैं, जो स्पेशली स्ट्रोक यूनिट में देते हैं। हाँ। और वो ऐसे भी कभार मैकेनिकल थ्रोम्बोएक्टोमी करते हैं, कैथेटर के द्वारा वो थ्रोम्बस को निकालते हैं। हाँ। तो ऐसे ही होते हैं।
जो पेशेंट जो डिसेबिलिटी से पीड़ित है, जो स्ट्रोक के बाद बहुत समय लेकर वो हॉस्पिटल आते हैं, तो डिसेबिलिटी हो जाता है, तो वीकनेस हो जाता है, तो उन पेशेंट को जैसे ही जल्दी हो सके उनको फिजियोथेरापी करना है, एक्सरसाइज करना है। और वो जैसे हमने बताया था, बहुत सारे आज के जीवन शैली में बहुत तनाव आते हैं, तो इन पेशेंट को मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और कम से कम 1 घंटे का रेस्टोरेटिव स्लीप होना चाहिए पेशेंट के लिए। चलिए, योगा की बात आप जब छेड़ रहे हैं तो हम ज़रूर इश्मित की ओर बढ़ेंगे। और अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है कि किस तरह से योग को हम अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या क्या हमारे जीवन में पॉजिटिव इसका प्रभाव। तो ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे इश्मित जी कि क्या स्ट्रोक से बचने के लिए योग मददगार साबित हो सकता है? जी बिल्कुल रत्ना जी, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार सभी श्रोताओं को। स्ट्रोक से बचने का अगर जीवन शैली में, जैसे डॉक्टर जी बता रहे थे, हाँ। कि जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं वो हमारी जीवन शैली से रिलेटेड भी हो रहे हैं जी। हमारा खान पान कैसा है, हम कितने बजे उठते हैं, हमारी जीवन शैली कैसी है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और आजकल जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आजकल तो युवाओं को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल। तो उनकी जीवन शैली कैसी है, तो योग उसमें बहुत मदद करता है। क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं, यहाँ पे योगा की बात करते हैं, तो बिना प्राण के हम लोग योग की बात नहीं कर सकते हैं। सही बात। तो जैसे ब्रेन स्ट्रोक भी जैसे होता है, तो अगर हमारे अंदर कोई क्लॉट है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि क्लॉट है या फिर कोई ब्लॉकेज है, या फिर हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से जो नर्व्स हैं हमारी, जो वो स्वेल हो रही हैं, बिल्कुल। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो जब योग करेंगे, जब हम लोग प्राणायाम करेंगे, हम लोग आसनास करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे स्पेशली, तो ये जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं हम लोग उसको रिलीज़ कर पाएंगे। तो जब हम वो ऑटोमेटिकली, जब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा ऑक्सीजन फ्लो जो है, जब वो बेटर हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो प्रिवेंट हो सकती हैं। ओके। और जैसे आज का जीवन, मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत तनाव से भरा हुआ जीवन है, तो तनाव और स्ट्रोक के बीच संबंध क्या है, और क्या योग करने से तनाव को कम किया जा सकता है? क्योंकि आज तो स्ट्रेस देखा जाए तो स्टूडेंट्स हो या फिर वर्किंग क्लास के लोग हो या फिर वृद्ध लोग हों, सभी को तनाव है। तो क्या तनाव दूर किया जा सकता है योग से? मैं कहूँगी कि तनाव तो दूर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जीवन शैली बहुत आजकल फास्ट हो चुकी है, बट उसको चैनलाइज किया जा सकता है। ओके। जैसे आजकल अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, तो या तो वो पर्सन एकदम उसमें सकम हो जाएगा, उसके अंदर वो बैठ जाएगा कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, या तो एकदम उसको नेगेटिवली ले लेगा, शट डाउन हो जाएगा। सही बात। या फिर उसको हम लोग कैसे उसको चैनलाइज करें कंस्ट्रक्टिवली, कि हम लोग कैसे उस स्ट्रेस को, क्योंकि वो हमें अपने पोटेंशियल तक भी लेके जा रहा है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं सुबह उठूंगी भी नहीं, सही बात, मैं काम पे भी नहीं जाऊंगी, या फिर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। सही बात। तो वो मेरे को अब मेरे कंफर्ट जोन से मेरे को पुश कर रहा है। तो स्ट्रेस बुरा नहीं है, हाँ। पर उसको हम कैसे देख रहे हैं वो मायने रखता है। बिल्कुल। तो योग जो है वो हेल्प करता है कि आप कोई भी सिचुएशन जो है, हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, उसको हम कैसे देख रहे हैं, हम उसको कैसे चेंज कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो जैसे ही हमने कोई भी इमोशन हुआ, मेरे को जैसे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे अगर सैडनेस है, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, कोई भी इमोशन है, कोई भी थॉट है, कोई भी फीलिंग है, अगर मैं उसको अच्छे से चैनलाइज कर सकती हूँ अपनी ग्रोथ के लिए, तो वह योग उसी में हेल्प करता है, उसको चैनलाइज करने में हेल्प करता है। बिल्कुल, मतलब उसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हुए हम उसको डील कर सकते हैं। और जैसे हम जब डॉक्टर जी बता रहे थे कि ब्लड, जो हमारा ब्लड रश है, कई बार हमारा जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर होना भी, जैसे एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर सभी में रहता है, तो एक हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए योग किस तरह से फ़ायदेमंद रहता है, और क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हेल्दी तरीके से सर्कुलेट करे हमारे शरीर में? जी, तो हमारा ना शरीर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एक्चुअली। कुछ भी अगर होता है हमारे शरीर में, कोई भी इमोशन आ रहा है, तो हम पहले ही उसको जान सकते हैं कि मेरे अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। जी। तो जब अगर कुछ इमोशन हो रहा है या थॉट आ रहा है, या फिर कोई फीलिंग ऐसे मेरे को फील हो रही है,
तो जो ये ब्रेन स्ट्रोक, जो ब्लड प्रेशर है, ये हाँ जी। सिम्टम है एक तरह से, मेरे को बता रहा है कि कुछ इम्बैलेंस है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं इस इम्बैलेंस को नहीं करूँगी ठीक, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होगी आगे आगे जाके जाके। प्रॉब्लम, यानी एक तरह से हमारी जो बॉडी है वो हमसे बात कर रही है, हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है कि कुछ गड़बड़ हो रही कुछ है। गड़बड़ हो रही है। जी, जी, उसी जी। वजह से मतलब अगर मुझे नींद नहीं आएगी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब थॉट प्रोसेस में, ओवर थिंकिंग में हो जाऊंगी, जी तो मेरी बॉडी मुझे बता रही है, मेरी बॉडी में रिजिडिटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाएगी। जैसे डॉक्टर जी बता रहे थे कि सिम्टम क्या है हाँ। ब्रेन स्ट्रोक के, कि आपकी आप चल नहीं पाएंगे ढंग से, झुंझुनापन, ये झुंझुनापन सारा होना जाएगा। शुरू हो जाता है। जी, जी। हमारी बॉडी हमें बता रही है जी। उससे पहले ही। तो जब हम लोग योग करते हैं, हम लोग अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तब योग, मतलब आपको पहले से ही करते आना होगा, ताकि हम अवॉइड कर सकें, यानी जी। हमें प्रिवेंट करना है, इन सारी तकलीफों से हमें दूर बचना है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये करेंगे तो हमें क्या होगा कि जब योग हम जब करते हैं तो हमारे अंदर हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। जी। हम अपने आप को देख सकते हैं कि मेरी बॉडी में कुछ तनाव हो रहा है, बिल्कुल। रिजिडिटी हो रही है, मुझे इसको रिलीज करना है। बिल्कुल और जैसे ही मैं अपने मैट पे आऊँगी, मैं योगा करूँगी, तो उससे क्या होगा, मैं अपने आप को रिलीज कर पाऊँगी वहाँ पे। बिल्कुल। और सिर्फ योगा जो है वो मैट तक भी सीमित नहीं है। सही बात है। ये आप कैसे कंडक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को। जैसे अगर किसी का बीपी हाई हो रहा है, मतलब किसी को गुस्सा आ रहा है, मतलब कि जो सामने वाला पर्सन है वो मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है कुछ चीज़, तो मुझे जी। गुस्सा आ रहा है। जी जी। अब मैं उसको वहीं पकड़ सकती हूँ। अगर मैं योग में मेरा अवेयरनेस इतना होगा, इतनी कॉन्शियसनेस में होंगी, हाँ। कि मैं उसको वहीं पकड़ सकती हूँ कि मेरा ये कंडक्ट है, मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ। बिल्कुल तो जब हम योग करेंगे हम उस सटल्टीज़ को जान पाएंगे, सही बात। कि मेरा कंडक्ट कैसा है, मेरी बॉडी मुझे क्या उसे बता कैसे रही एक्सेप्ट है, कर रही accept है और कर रही कैसे है। उस पर काम जी। किया जा रहा है। चलिए, यहाँ पर हमारी जो टीम है हमें इशारा कर रही है, यहाँ एक श्रोता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने हेडसेट्स पहन लें ताकि हम अपने श्रोता के साथ बात कर सके, उनकी समस्या को सुन सके। हेलो। हेलो, नमस्कार रत्ना जी। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। जी, मैं धनी हूँ। और देखिए, आपके डॉक्टरों को भी नमस्कार। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, पहले ये इतनी समस्याएं नहीं आ रही थी जी। पहले जीवन में। तो आजकल जैसे आप बता रही है कि बच्चों को भी, स्टूडेंट को भी ये समस्याएं आ रही है, तो मेरे विचार से क्या हर कोई अलग अलग जी रहा है परिवार में। पहले मेल मिलाप था, आज देखेंगे, आप ही बताएंगे कि देखिए, स्टूडेंट एक तरफ रहता है, माता पिता काम कर रहे हैं, देर से आते हैं, हर कोई अलग अलग है। इसका मतलब है कि हर कोई समस्या में है, हर कोई स्ट्रेस में है। कि क्या इसी कारण से ये सभी को हो रहा है ये समस्याएं? मैं सुनता हूँ रेडियो पर। चलिए जानते हैं। जी हाँ डॉक्टर जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि आज की जो जीवन शैली, आज की जो लाइफस्टाइल है पूरी बदल गई है। कुछ तक सही में बात कर रहे हैं। वो जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली में अब जा रहे हैं, जी। बहुत से कपल है वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, तो इससे ऑफकोर्स ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ती है। तो आप एक फैमिली रेज करें, बच्चे रेज करें, तो अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स के सहायता से एक रेज करें तो आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल, जैसे हम निगरानी में रहते हैं। हाँ, निगरानी में रहते हैं तो स्ट्रेस कम होती है। तो जैसे आप ज़िंदगी में भाग दौड़ में आप बच्चे को स्कूल ड्रॉप करेंगे, खाना बनाएंगे, ऑक्यूपाइड, तो सिर्फ आपके लिए वो टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो आप जैसे आप एक्सटेंडेड फैमिली में रहेंगे तो ये सब बांट सकते हैं, तो ऐसे आपको ज़्यादा टाइम मिल सकता है। बिल्कुल, अनुभव बांट सकते हैं। चलिए, यहाँ इशारा हो रहा है, एक और श्रोता है, उनको भी सुन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते दीदी। हाँ जी, स्वागत बातें। हाँ बोलो। धन्यवाद। हाँ, जाने लग कुछ स्ट्रोक के बारे में, स्ट्रेस के बारे में बतिया हुआ ना। हाँ हाँ, तो आज के जो दुनिया बा दीदी, हाँ दुनिया पा गई बा। हाँ। इंसान की नहीं गलत बा। हाँ। इंसान बहुत गलत बा। हमने के दादा दादी धोती में लुका के रामचरितमानस अनलक, चौपाई अनलक, काहे खातिर? वो लोग के दुख नहीं रहल। वो लोग के तो बहुत कड़ा दुख रहल दीदी। हो गाड़ी के बम्बू आना तो हल मारे के खाली है। मैं सेल्मो स्ट्रेस लोग के कैसे दूर होता हल
हई रामायण पढ़ के सत्संग अपने में करके सांझ बखत अंधार में इतना फैसिलिटी नहीं रहल तो हम हइये बोलब दीदी बस कि हमू दुखियावे हैं। हमरे पति भी गुजर गइलन 4 महीना होल बा, लेकिन रामायण जो न उमें नासे करब समुद्र रूपी रामायण नासे करब त तोहरा बहुत ही याव मिलेला। हाँ चलो बहुत 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 धन्यवाद दादी तोहर विचार देवे खातिर। और जैसे दादी ने बताया कि तनाव, मैं समझती हूँ कि आज का जो समय है बहुत इजी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स हो गए हैं। पहले के समय में परिश्रम बहुत ज़्यादा था, शारीरिक श्रम हम किया करते थे, तो कहीं ना कहीं ये शारीरिक श्रम हमारे शरीर के तनाव को ये दूर करता था। जैसे एक्सरसाइज बहुत होती थी, चलकर पानी भरने जाना, कपड़े हाथों से धोना, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो हम अपने शरीर से उसका प्रयोग करते थे। और आज जो है वो बस एक टच करने से हमें सारा कुछ उपलब्ध हो जाता है, सारा कुछ टच पर हो चुका है, बहुत ज़्यादा आसान सी ज़िंदगी। तनाव हमारा जो बढ़ा है वो परिश्रम, शारीरिक परिश्रम जो है वो कम हुआ है, लेकिन मानसिक परिश्रम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हमारे तनाव का कारण भी यही है। आप क्या कहना चाहेंगी इश्मित इस पर? जी रत्ना जी एकदम सही बोल रही हैं आपके। हाँ जैसे हम लोग अगर शरीर को नहीं चलाएंगे जी तो हमारा मन चलता रहेगा। एक्चुअली जब तक हमारा प्राण नहीं थकेगा हमारा मन नहीं थक सकता। सही बात है, सही बात। तो प्राण को थकाने के लिए हमें शारीरिक जो है वो प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। परिश्रम, शारीरिक परिश्रम ज्यादा आवश्यक है, तब जाकर हमारे मानसिक का जो बल है, जो मानसिक प्रभाव है या मानसिक परिश्रम जो है उसको हम कई हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। और इश्मित मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि स्ट्रोक ना हो इसके लिए कौन से व्यायाम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं? इसके लिए सभी लोगों के लिए जो मैं कहूँगी, मतलब सूक्ष्म व्यायाम जो है, सूक्ष्म व्यायाम मतलब जेंटल बॉडी मूवमेंट्स, जो आपके जॉइंट की मूवमेंट्स हैं वो हमें करना चाहिए। वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितना भी एक्यूमुलेशन है, जितना भी जो क्लॉटिंग है, जो बैरियर्स हैं, जो सब कुछ हो रहा है वो हमारे जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा। जैसे अगर किसी को नी पेन हो जाएगा, किसी को बैक पेन हो जाएगा, तो अगर हम अपने जॉइंट की मूवमेंट्स ही अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा उससे। जी, और ये मैं समझती हूँ सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। जी जी। और हम बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं पर ब्रेथ के साथ में। ओके, यानी ब्रेथ को कंसिडर करते हुए करना है। सिर्फ केवल बॉडी जॉइंट्स को हिलाना नहीं है, साथ में सांस को भी लेना है। जी। काफ़ी बार आप देखेंगे कि जैसे काफ़ी लोग जैसे बॉडी बिल्डिंग जैसे करते हैं जी, वो श्वास नहीं ले पाते हैं और उसके बाद एकदम से उनको एकदम दे बॉडी कम्प्लीटली कोलैप्स्ड, गिर जाते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो रहा है। जी। तो ब्रीदिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सहेल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा शरीर जो है जानता है कि कितना ऑक्सीजन लेना है जी, बट कितना एक्सहेल करना है वो नहीं जानता है अच्छे से। तो हम जितना एक्सहेल करेंगे उतना अच्छा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्यूमुलेशन है हमारी शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में जब जमा होने लगता है तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स का जो समावेश है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। हम लोग एकदम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे एक एनिमल है डॉग, उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है? बहुत तेज़ी से ब्रीथ करता है। उसका हार्ट रेट क्या होता है? बहुत फास्ट। अगर वही चीज़ हमारे अंदर होगी, अगर हमारा ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। ब्रीदिंग कब तेज़ होता है? जब मुझे गुस्सा आता है या मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होती हूँ, एंग्जाइटी बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ता है जी। अभी हम देख सकते हैं कि कितने लोग अपने मुंह से सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। नाक से कौन ले रहा है, मुंह से कौन ले रहा है? बिल्कुल। अपने लंग से कौन ले रहा है और अपने एब्डोमेन से कौन ले रहा है? एब्डोमेन से मतलब डायफ्राम से कौन ब्रीदिंग कर रहा है? जितना ज़्यादा हम लोग डायफ्राम से अपने पेट से सांस लेंगे जी, और जितनी जो हमारे जो श्वास की जो लंबाई है जितनी ज़्यादा होगी और गति उसकी कम होगी, मतलब उतना अच्छा है। ओके। अगर डॉग का हम लोग देखें, एक श्वान का एज कितना होता है? 14 साल। 14 साल, क्योंकि वो श्वास सबसे ज़्यादा ले रहा है, बहुत जल्दी से ले रहा है, बहुत जल्दी से ले रहा है। और यही अगर हम लोग टर्टल देखें, टर्टोइज देखें, वो कितना साल जीते हैं? बिल्कुल 100-150 साल तक। वो कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं? बहुत लंबी सांसें। डॉग जो है कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जी, टॉर्टोइज नहीं होता है। हाँ जी।
तो हम लोग इसी में देख सकते हैं, अगर हम अपने श्वासों को ही चैनलाइज, हम उसको अलाइन कर लें, बिल्कुल, उसको ही रेगुलेट कर लें, जी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि श्वास ही जो है, प्राण ही जो है हमारे पूरे बॉडी को चला रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, प्राण नहीं होगा, ब्रीदिंग नहीं होगी, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ब्रीदिंग हार्ट में नहीं हो रहा है तो हार्ट अटैक हो रहा है, जी, ब्रीदिंग अगर प्राण जो है एनर्जी हमारे बॉडी लिम्स में नहीं जा रहा है तो पैरालिसिस हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में अगर ब्रीदिंग ढंग से नहीं होगा तो इंडाइजेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फ्लो ढंग से नहीं हो रहा है। सही, तो अगर हम प्राण को ही अच्छे से रेगुलेट कर लें जी, तो उसी से हम लोग देखेंगे कितनी सारी चेंजेस हमारी बॉडी में शुरू हो जाएंगी, और वही हमारे मानसिक में भी जो है वो दिखाएगी, प्रभाव दिखाई देता है। जी जी, तो ये आपकी पूरी जीवन शैली को चेंज करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। अच्छा इश्मित, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हो चुका है, जी, अब वो प्रभावित हो चुका है, जी, तो और वो कई सारे हैं जो जिनको फेस में चेंजेस आ जाते हैं, कई सारे हैं बेड रिडन हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं योग करने के लिए, या इसमें फैमिली की क्या भूमिका, परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? एक्चुअली ऐसे लोग बहुत सारे हमारे संस्थान में जुड़े भी हैं जिनको काफ़ी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, पैरालाइज्ड हो चुके हैं। हमारे एक इंस्ट्रक्टर हैं, उनका नाम रूमी है, वो सेशंस लेती हैं उन्हीं स्पेशली लोगों के लिए जी। तो वो जाती हैं, योग करवाती हैं, सूक्ष्म व्यायाम करवाती हैं, प्राणायाम करवाती हैं। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, जबकि रेगुलेशन ऑफ द ब्रेथ जी, तो उसका जब आयाम करते हैं हम लोग तो उन्हीं के माध्यम से फिजियोथेरेपी वो करवाती हैं जी, तो वो उसमें बहुत उनको हेल्प मिलता है वहाँ पे। तो काफ़ी सारे लोगों के अंदर, जैसे एक मैं बताऊंगी कि काफ़ी टाइम से वो 10 ईयर्स 20 ईयर्स से जो पर्सन थे वो पैरालाइज थे, एंड जैसे ही रूमी जी वहाँ पे गई हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करवाना शुरू किया है तो दे कुड, मतलब वो पर्सन जो है अपना उंगलियाँ, मतलब वो उसको मूव करना शुरू, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो गया, ऑक्सीजन का फ्लो शुरू हो गया, जी, सो वो रिकवर करना शुरू हो गए। तो जितना जल्दी, जैसे डॉक्टर ने बोला था ना, डॉक्टर जी ने, कि हम जितनी जल्दी हम लोग इसके लिए प्रिकॉशन प्रिवेंशन लेंगे उतना ही जल्दी हमारे अंदर वो ट्रीटमेंट जो है वो जो है शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बट जितना डिले करते जाएंगे उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा गंभीर होता जाएगा, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको मैनेज करना। जी। और जैसे मान लीजिए अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो इसकी जो रिकवरी है, डेफिनेटली ये स्लो प्रोसेस है, एक दिन में या 2 दिन में इसका प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन आपने जैसे बताया कि आपने एक्सपीरियंस किया है इसको, तो लगभग कितने दिनों के बाद आपने देखा कि उसमें चेंजेस आना शुरू हो गया? ये डिपेंड करता है एक्चुअली पर्सन की रिसेप्टिविटी से भी, और उनके अंदर वो कितना पोटेंशियल जी, उनका अगर मानसिक स्ट्रांग है जी, अगर वो चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं तो वो जल्दी भी हो कई सारे लोगों का विल पावर होता है, उत्सुकता होती है कि मुझे ठीक होना ही है चाहे कुछ भी हो उनके अंदर बहुत जल्दी आपको वो जो चेंजेस हैं वो फील में देखने को मिल जाएंगे। जी, जी। और जैसे आपने पूछा था कि फैमिली का क्या इसमें रोल है, तो फैमिली को बस वो सपोर्ट करना है, उनको जो भी हमारे योग थेरेपिस्ट हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके साथ उनको जोड़ना है ताकि वो जल्दी रिकवर कर पाएँ। बिल्कुल। और अब हम कभी कभार क्या होता है, क्योंकि वो जो फैमिली मेम्बर भी हैं वो भी एक्चुअली काफ़ी पेन से पीड़ित हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो देख रहे हैं, उनकी देखरेख करना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति घर में अगर कोई स्ट्रोक से पीड़ित होता है, कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि वो मतलब बेड रिडन हो जाते हैं, और कितने समय तक बेड रिडन होंगे ये कहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनकी देखरेख करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उनकी देखरेख करने से पहले हमें खुद भी अपनी देखरेख करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, अब वो सेकंड पर्सन के लिए वो फिजिकल में हो चुका है, बट जो ध्यान रख रहा है उसके लिए वो मानसिक है बहुत ज़्यादा। सही बात। तो मानसिक भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी जैसे हमारा जो मेंटल है और जो फिजिकल स्टेट है वो बहुत इंटरकनेक्टेड है। सही बात। अगर मेरा शरीर पेन में है तो मैं काम नहीं ढंग से कर पाऊंगी, मैं क्लैरिटी से कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे को स्ट्रेस होता जाएगा। बिल्कुल। और अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा शरीर पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में ही चल रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर आपका मन अशांत है तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर आपका शरीर कहीं ना कहीं अशांत है, कहीं ना कहीं कोई तनाव है, तो उसका सीधा असर आपके मन पर भी दिखाई देगा। पर उसका जो गैप है, हाँ,
मन और शरीर को साथ में लाने का, जो हार्मोनाइज करने का गैप है, वो प्राण ही करता है। बिल्कुल। तो प्राण जो है वो ब्रिज है हाँ जी। हमारे शरीर में और हमारे मन के बीच जी। इसमें। अगर हम लोग ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, मैं अपने बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं अपने मन के थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैं दोनों को कंट्रोल कर सकती क्योंकि हूँ, कहीं ना harmonize कर कहीं सकती ये हूँ। साथ में चलते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा है, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो इश्मित, हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि सभी को योग जितनी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं वो करें। हाँ। बच्चों से शुरुआत कीजिए, अपनी जीवन शैली के ऊपर ध्यान दीजिए। मैदा कम खाइए, जितना फास्ट फूड है वो कम खाइए। मैं देखती हूँ यहाँ पे वाइट शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। वाइट शुगर, वाइट आटा जो है उसका सेवन बहुत ज़्यादा है। जी। बल्कि यहाँ पे तो शुगर केन मॉरिशस जो है, मस्कोवादो, यहाँ पे डार्क मस्कोवादो यहाँ मिलता है, अनरिफाइंड शुगर है। हाँ। वो अच्छा है उससे, वाइट शुगर से जी। और यहीं पे बनता है। तो यहाँ की जो हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है, हाँ, उसको अगर यूटिलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। जी। आयुर्वेद में भी एक्चुअली बोला जाता है कि रीजनल और सीजनल फूड जो है हमें खाने चाहिए। हाँ जी। जो सीजनल है, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो प्रकृति ने ही बनाया है। और क्यों वो सीजन में वही फल मिलता है, क्योंकि उस समय वही फल हमारे सेहत के लिए सेहतमंद है, इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने वो उसको कल्टीवेट किया है उसी टाइम के लिए। बिल्कुल। और डॉक्टर इश्मित, डॉक्टर सचिन जी, आप हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे इश्मित जी ने बताया है कि व्यायाम करना स्ट्रोक से जो मानसिक तनाव वो दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम ऐसे जो बहुत सी सरल एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी। आप बिना जिम जाए व्यायाम, घर पर व्यायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपका वो मानसिक तनाव वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत से लोग जो हो जाते हैं वो जिम जाते हैं। सही बात। कई सारे लोगों को लगता है कि केवल आज के समय में जिम का, जैसे हम ये नहीं कहते कि जिम एक्सरसाइज ना करें, जिम वर्कआउट्स भी हेल्दी है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद या एक सर्टेन उम्र के बाद कहीं ना कहीं ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कई सारे लोगों को जॉइंट पेन्स होते हैं, कई सारे लोगों को कोई फिजिकल पेन रहता है, या कोई ऐसी, कहते हैं ना कि कई बार एक शॉर्टेज आ जाती है, शॉर्टकमिंग्स होती है कि नहीं कर पा रहे हैं। तब कहीं ना कहीं योग, आपने जिस तरह से कहा, बहुत इजी, बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जी। और इश्मित, आप अपना कोई नंबर देना चाहेंगे जिससे कि अगर कोई पेशेंट या कोई भी ऐसे श्रोता हैं जो आपके साथ संपर्क, बिकॉज मैं समझती हूँ सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए भी एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना नंबर ज़रूर देना चाहेंगी? जी। किसी को भी अगर हमें कांटेक्ट करना है वो 5274555555। जी हाँ, नंबर हम रिपीट करना चाहेंगे, 52745555। और बिल्कुल आप संपर्क रख सकते हैं इश्मित जी से, और साथ ही साथ अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस जो लोगों को बहुत ही हेल्प कर रहा है, सहयोग कर रहा है। और डेफिनेटली आज हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़े हैं, डॉक्टर सचिन रामधनी, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है। इसी के साथ वही समय का इशारा यही हमें कह रहा है कि आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करेंगे। वर्ल्ड स्ट्रोक डे आज मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम आपने हमें लाइव सुना रेडियो मॉरिशस पर, MBC 3 पर आपने हमें लाइव देखा, फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट होगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो आप ज़रूर जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे। हमारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टेक्निकल टीम जिन्होंने हमें सहारा दिया बैक स्टेज, यानी कहते हैं ना स्क्रीन के पीछे भी बहुत काम होता है, इसके लिए आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।